जी, पहला क्वेश्चन जो है वो एएस का सवाल आएगा कंपनी में से। एक मिनट जरा एक बच्चे को आ लेने दो ताकि मैं फिर दोबारा से बताता हूँ। जी, तो मैं बता रहा था कि हम अगर ए लेवल्स की एएस की बात करते हैं तो एएस का पहला क्वेश्चन जो है वो आएगा कंपनी में से, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में से, उसमें से क्वेश्चन आपका आएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा रेशियोज या डेप्रिसिएशन का, रेशियोज में से या डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन रेशियो या डेप्रिसिएशन का, ज्यादा चांस किसका है? रेशियोज का, लेकिन डेप्रिसिएशन साथ मैंने रखा है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका पार्टनरशिप चेंजेस का है या कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन का, ज्यादा चांस किसका है? पार्टनरशिप चेंजेस का। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से असल में डेप्रिसिएशन और कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन में से एक आना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। पहला सवाल सर ये किसको? कंट्रोल अकाउंट कौन सा होता है? पीएल सीएसएल सी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओहो, इजी आ गया। पहला सवाल मैंने आपको बताया, पहला सवाल कंपनी में से आना है, वो कंपनी में से ही आना है। ठीक हो गई बात? पार्टनरशिप चेंजेस का सवाल आना है, आना ही आना है, चेंजेस का भी आना ही आना है। चौथा क्वेश्चन या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होगा पूरे का पूरा, या एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल का कंबाइन क्वेश्चन भी हो सकता है। कुछ पार्ट एब्जॉर्प्शन का होगा और कुछ पार्ट मार्जिनल का होगा, लेकिन मार्जिनल का कौन सा टॉपिक आएगा? ब्रेक इवन एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, और सीवीपी जो हम इसके बात करेंगे। जो लिमिटिंग फैक्टर है और इनकम स्टेटमेंट का टॉपिक मार्जिनल का है, वो इस दफा पेपर में नहीं आएगा आपके। ओके होगी बात तो ये? वो हमने करना भी नहीं है? हाँ, करना है हमने, क्या पागल, करना हमने सब कुछ है, छोड़ना हमने कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको तीसरा छोड़ा है, मैंने बताया था उसमें से वो 3 टॉपिक आपके हैं, डेप्रिसिएशन, कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन या रेशियोज। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा जिसमें मेरे हिसाब से रेशियोज का सवाल आएगा, लेकिन ये तीनों हम छोड़ नहीं सकते। डेप्रिसिएशन, कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन या रेशियोज का टॉपिक है हमारा। तो ये हो गई बात एएस की। सर डेप्रिसिएशन अभी हमने करनी है ना? डेप्रिसिएशन के लेक्चर है मेरे पास, हाँ जी करनी है, मैं भेज दूंगा, टेंशन ना लें आप जो मैंने भेजे हैं अभी वो तो शुरू करना करना। अच्छा, सर अभी अब हमने बीआरएस शुरू करना है ना, जो आपने हमें भेजा? हाँ मैंने भेज दिया आपको, वो आप स्टार्ट करें उसको। सर वो तो समझ जाए नहीं रही, घंटे का लेक्चर पूरा सुन लिया है। यार, बड़ा अजीब सा आपने इसमें समझाया हुआ है। यार क्या होगा, उसका पहले बेसिक लेक्चर सुनो ना। बेसिक सर एक फिजिकल क्लास डालने बीआरएस की। खुदा का नाम लो यार, बहुत ही आसान है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, तो याद करने से ही आना है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कह रहे थे, कैश ये वो फलाना टिमकाना। चलो आपके साथ बैठ के लेक्चर ले लेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ए टू की बात कर लेते उतनी हैं, ए टू की बात कर लेते हैं भाईजान। ए टू का पहला सवाल आना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में से, मैन्युफैक्चरिंग का सवाल नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन ए टू का है जी बिजनेस परचेज का, अमालगमेशन का नहीं, बिजनेस परचेज का सवाल है दूसरा। तीसरा क्वेश्चन आपका आना है कंपनी प्लस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब है आईएएस की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने पढ़ने हैं वो। कंपनी प्लस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सवाल मर्ज होके आएगा। चौथा क्वेश्चन आपका ज्वाइंट वेंचर और कंसाइनमेंट में से एक क्वेश्चन होगा, कंसाइनमेंट और ज्वाइंट वेंचर में से एक क्वेश्चन होगा। पांचवा क्वेश्चन आपका आना है एबीसी कॉस्टिंग में से या बजटिंग का कैश बजट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पांचवा क्वेश्चन आपका आएगा एबीसी कॉस्टिंग में से, वो भी पढ़ना है हमने, अभी हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बाद वही शुरू करेंगे ऑनलाइन। एबीसी कॉस्टिंग में से या बजटिंग का कैश बजट आएगा, बस सिर्फ कैश बजट की बात कर रहे हैं। पांचवा और छठा सवाल आपका आना है, क्या कहते हैं उसे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में से। ठीक है, जो हमने अभी टॉपिक स्टार्ट करना है मंडे से इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, ये आपका हो गया पेपर ए टू की मैंने बात की है। अगर इसमें कोई चेंज हुआ तो मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा, कोई नई चीज आई, क्यों सर चेंज क्यों होगा उसकी वजह बताया था मैं आपको। अभी फरवरी मार्च का वेरिएंट भी अभी हो चुका है, पेपर हुआ है, फरवरी मार्च का पेपर भी तो हुआ है ना। कौन सा फरवरी मार्च? फरवरी मार्च 21, फरवरी मार्च 21 में भी पेपर होता है। तो फरवरी मार्च 21 का पेपर मेरे पास अभी नहीं, इंडिया में। वो 15 अप्रैल 20 अप्रैल तक मेरे पास आएगा। उस 15 अप्रैल 20 अप्रैल के बाद गैस चेंज हो सकता है, फिलहाल अभी यही गैस है, लेकिन उस पेपर को देखकर मैंने फिर डिसाइड करूंगा, अगर कोई चेंज हुआ उसमें आना हुआ तो मैं बताऊंगा आपको। चले जी, तो हम पढ़ रहे थे जी हमारा हम ब्रेक इवन एनालिसिस हम पढ़ रहे थे, मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक है हमारा। तो हम शुरू करते हैं जी। मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे पहले कॉस्ट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स के वाले से बात कर लेते हैं। कॉस्ट बेसिकली हमारी कॉस्ट होती है क्या, और कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट आया कहां से? कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली आया है कि प्रोडक्शन को, व्हेन यू मैन्युफैक्चर सम प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चर करने में और एक्वायर करने में
सर इसको जो कॉस्ट आती है उसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं। जी जी हाँ सर जी। वो ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया हमारा पूरा। नहीं नहीं अभी चल रहा है यार, अभी चल रहा है, अच्छा मैं घबरा गया था वो। अभी चल रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं जी, मैं इसमें साथ साथ आता जाऊंगा, साथ साथ आप फिर आगे समझते भी रहेंगे हम। सबसे पहले सम कॉस्ट टर्म्स के बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे पहले आपकी आती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है आपको पता है? डायरेक्ट कॉस्ट इज ए कॉस्ट व्हिच बिकम्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट which is directly traceable from the product. इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? वो तमाम कॉस्ट जो डायरेक्ट नहीं होती वो इनडायरेक्ट कहलाती है। यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स की जो सारे खर्चे होते हैं, यानी वो तमाम खर्चे जो फैक्ट्री के खर्चे हैं लेकिन वो डायरेक्ट लेबर नहीं है, वो सब क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल भी आता है, सुपरविन भी आती है, इनडायरेक्ट लेबर भी आती है, चौकीदार की सैलरी भी आती है, फोरमैन की सैलरी भी आती है, क्रेन ड्राइवर की सैलरी भी आती है, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट भी आता है, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी भी आती है, फैक्ट्री टैक्सेस भी आते हैं, फैक्ट्री टूल्स भी आते हैं। यानी ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट व्हिच कम्स इन फैक्ट्री बिकम्स योर फैक्ट्री ओवरहेड्स या इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं उसको। एक होती है प्रोडक्ट कॉस्ट, एक होती है पीरियड कॉस्ट। ये भी वही कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्ट कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्ट में लगी होती है, और पीरियड कॉस्ट वो होती है जो एक साल का खर्चा होता है। मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूं मैं, यार हमारा ना एक सेलिंग एक्सपेंस है, हम चीजों को बेचने पर हर साल हमारा एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है। क्या ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा प्रोडक्ट कॉस्ट है? नहीं। क्या ये प्रोडक्ट के बनाने पे लगी है? नहीं, ये पीरियड कॉस्ट है। एक साल एडवर्टीजमेंट पे इतना खर्चा आता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इतना खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन पे आता है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इतना खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, बैडर्स इतने होते हैं हमारे, ठीक है, स्टाफ एडमिन सैलरी इतनी पे करनी पड़ती है आपको, वो कहलाती है पीरियड कॉस्ट, क्योंकि उसका ताल्लुक प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ नहीं है। फिर होती है आपकी, हमने पढ़ी थी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, आपको पता है, ये अच्छी तरह समझा चुका हूं मैं आपको पहले। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? विच चेंजेस विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जो कॉस्ट आउटपुट के साथ चेंज होती है वो कहलाती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन याद रखिएगा, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होती। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होती। प्रोडक्शन के बढ़ने कम होने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। इसी तरह फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती, पर यूनिट चेंज होती है। बिल्डिंग का रेंट है, फिक्स्ड है, आप उसमें यूनिट्स बनाए ना बनाए रेंट आपको पे करना है। इस तरह होती है रेलिवेंट और इररेलेवेंट कॉस्ट। इसके बारे में ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं। रेलिवेंट इररेलेवेंट कॉस्ट का मतलब ये होता है वो कॉस्ट जो आपके डिसीजन से रेलिवेंट है उसे रेलिवेंट कॉस्ट कहते हैं, और जो आपके डिसीजन से रेलिवेंट नहीं है उसे इररेलेवेंट कॉस्ट कहा जाता है। फिर आगे अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल कॉस्ट आपके कोर्स का हिस्सा नहीं, इसको छोड़ देते हैं। संक कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं। संक कॉस्ट इज ए कॉस्ट which has been already incurred and cannot be refund back again. संक कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो लग चुकी है, पहले ही लग चुकी है और वो जाया हो चुकी है, आप उसे दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं मार्केट में रिसर्च करता हूं कि यार अगर मैं कोई नई गाड़ी सस्ती 10 लाख की बना के बेचूं तो क्या मार्केट में प्रोडक्ट मेरा बिक सकता है? उसके लिए मार्केट रिसर्च करता हूं। मार्केट रिसर्च में मेरे 10 लाख रुपए लगते हैं, ये मेरी संक कॉस्ट है। सर वो कैसे? क्या मैंने बनाने का शुरुआत कर दी है? क्या मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं यूनिट्स बना रहा हूं? क्या मैंने डिसीजन ले लिया कि मैंने कार बनाना शुरू कर देनी है? क्या मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं कार बनाऊंगा और सेल करूंगा? लो जी, ऐसा हुआ क्या कि नुमान क्या हुआ कि मार्केट रिसर्च की और पता चला कि जो प्रोडक्ट हम मार्केट में कार लेके आना चाह रहे हैं मार्केट में उसका कंपेटिटर पहले से मौजूद है और हमारी कार नहीं बिकेगी। तो मार्केट रिसर्च के पैसे 10 लाख रुपए मैंने लगाया, वो क्या हो गया? वो जाया हो गया। तो sunk cost is a cost which has already been incurred and cannot be recovered. It has nothing to do with the decision. वो जाया हो चुकी है, वो पहले ही लग चुकी है, उसका डिसीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। आप गाड़ियां बनाएं या ना बनाएं, मार्केट रिसर्च कॉस्ट तो लगनी थी आपकी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी इसमें आती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, द कॉस्ट विच इज इनकर्ड टू टेक ओवर द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगो जो आपने किया है, जो आपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन किया है in order to achieve another alternative, उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको तरह हम आगे देखते हैं और आगे इसके बारे में बात करते हैं। देखें कि जितनी भी कॉस्ट आपके सामने लिखी है सब डायरेक्ट है, क्योंकि ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर, प्राइम कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सब प्रोडक्शन और डायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट एज आर क्लासिफाइड एज प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट कॉस्ट हम कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड जो होते हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट कॉस्ट ही कंसिडर करते हैं। हम इसको बड़े अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में पढ़ चुके हैं।
Product costs are those that are identified with the goods being produced for resale. These includes direct material, direct labor, and production overheads. Period costs are treated as an expense in the period in which they are incurred. They are not included in inventory valuation. Production पर नहीं लगती. Non-manufacturing overheads, administrative expenses, sales and distribution expenses, they are regarded as period cost. मैं explain कर चुका हूँ पहले अच्छे तरीके से इसको. एग्जाम्पल देखते हैं. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और 3 लाख रुपए जो लिखा हुआ है, 8 लाख मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो 3 लाख रुपए लिखा हुआ है वो आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और वो आपकी पीरियड कॉस्ट है. आगे जी. सर ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होगी ये वेरिएबल कॉस्ट होगी? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है. देखो, हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट से कंसिडर नहीं कर सकते. ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं. ये कॉस्ट की काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ कॉस्ट हैं इन रिलेशन टू वॉल्यूम, इन रिलेशन टू वेरिएबिलिटी, इन डिफरेंट क्लासिफिकेशन है कॉस्ट की. हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो कि सर डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट होगी, मैं मान लूंगा, ठीक है. आप ये जरूर कह सकते हो कि सर इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट होती है. ओके, ये भी डन है. आप ये भी कह सकते हो कि सर इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो प्रोडक्शन पे नहीं लगती, ये भी डन है, ठीक है. अगर देखें जी, वेरिएबल कॉस्ट वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी. इफ वॉल्यूम इज डबल द कॉस्ट विल आल्सो डबल. यानी कि कॉस्ट क्या होती है, होगी प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ जाती है, कम होने से कम हो जाती है. आप देखें 200 यूनिट्स बना रहे थे तो 2000 थी, 400 यूनिट बनाएंगे तो 4000 हो जाएगी भाई, 600 यूनिट बनाएंगे तो 6000 हो जाएगी. लेकिन एक बात पे जरा गौर कीजिएगा, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं हो रही. 2000 को डिवाइड करो 200 से, कितना आएगा? 10. डिवाइड करो 400 से, 10 आएगा. 6000 को 10 से 10 आएगा. पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होती, टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है. ठीक होगी जी बात. इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था सर, वेरिएबल कॉस्ट में क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, एनर्जी कॉस्ट है, टू ऑपरेट अ मशीन, ये डायरेक्ट है. इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप कह सकते हैं कि वो फिक्स्ड हो सकती है, वो ओवरहेड्स हो सकती है. वेरिएबल कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं. अगर फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी, एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, सुपरविजन, सैलरी, लीजिंग चार्जेस. व्हाइल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली. इसके बारे में ज्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, जरूरत नहीं है. फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो क्या होती है? चेंज होती रहती है. एक होती है स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट, इसके बारे में समझना आपको जरूरी है. देखें, स्टेप फिक्स कॉस्ट हमारी क्या होती है, इसके बारे में जरा बात करें. मैं एक कमरे के अंदर 10 बच्चों को पढ़ा सकता हूं, ठीक है जी. यहाँ 5 हैं, यहाँ 10 हैं, यहाँ 15 आ गए, यहाँ 20 हो गए. 10 बच्चों को मैं एक कमरे में पढ़ा सकता हूँ और उस कमरे का किराया मैं देता हूँ 500. जैसे ही मेरे 10 बच्चे पूरे होंगे, 10 तक पहुंचूंगा, 10 बच्चों तक पहुंचूंगा, मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि अगर मैंने 11वां बच्चा पढ़ाना है तो मुझे अपना एक कमरा और रेंट पे लेना पड़ेगा, तो मेरी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी? 1000. उसके बाद मैं दोबारा आगे चलूंगा, मेरी 1000 रहेगी. जैसे ही बच्चे 20 होंगे वो फिर बढ़ जाएगी. यानी जिसे कहते हैं स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट, which remains fixed within a relevant range, and after that range it increases suddenly, horizontally, vertically increase करती है. क्योंकि मेरे पास 10 बच्चों के अलावा 11वां बच्चा क्लास में उठाने की कमरे में जगह ही नहीं है. जैसे ही मैं 11वां यूनिट बनाऊंगा, मुझे एक मशीन और किराए पर लेनी पड़ती है, मुझे एक मशीन और खरीदनी पड़ती है, तो मेरी फिक्स कॉस्ट एकदम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. इसे कहते हैं स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट. ठीक है जी. स्टेप फिक्स कॉस्ट बियॉन्ड ए सर्टेन रेंज ऑफ एक्टिविटी फिक्स कॉस्ट विल चेंज. एक खास रेंज के बाद फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी. यार मेरे पास एक मशीन है, उसके ऊपर मैं 10,000 यूनिट बना सकता हूँ. 999 यूनिट बनाए मशीन वही है, 1000 यूनिट बनाए मशीन वही है. जैसे ही 1001 यूनिट पे जाएगी, मुझे एक मशीन और लेनी पड़ेगी, तो मेरी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी? एकदम डबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी. इसे कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट. ओके जी. सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. मैंने आपको बताया था कि हाई एंड लो पॉइंट मेथड से semi variable cost which includes a part of variable costs and some part of fixed cost.
जरा एग्जांपल दे दें, टेलीफोन का बिल, टेलीफोन का लाइन रेंट फिक्स कॉस्ट है, लेकिन टेलीफोन का जो बिल आप पे करते हैं वो वेरिएबल है, उसके ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी का जो लाइन रेंट है वो फिक्स कॉस्ट है, लेकिन उसके ऊपर जो आप पे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। दिस कॉस्ट इंक्लूड ए फिक्स कंपोनेंट एंड ए वेरिएबल कंपोनेंट। एग्जांपल इंक्लूड पेमेंट टू सेल्स स्टाफ ऑफ सैलरी एज वेल एज कमीशन। यार सैलरी तो हमने देनी है, वो फिक्स्ड है, लेकिन कमीशन हम तब देंगे जब आप चीजें ज्यादा बेचेगा, कमीशन ज्यादा मिलेगा, कम बेचेगा कम मिलेगा, तो वो वेरिएबल है। लाइन रेंट पेड ऑन टेलीफोन टुगेदर विद चार्जेस फॉर कॉल मेड, लाइन रेंट आपका फिक्स्ड है और बाकी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। रेलिवेंट मैंने आपको बता दिया, जो आपके डिसीजन से रेलिवेंट होगी वो आपके रेलिवेंट कॉस्ट है, जो आपके डिसीजन से रेलिवेंट नहीं है वो आपकी इररेलिवेंट कॉस्ट कहलाती है। इसके बारे में डिटेल में हम नहीं जाएंगे। संक कॉस्ट की बात करते हैं। देखें यहां से मैं पढ़ रहा हूं, मशीन परचेज 4 years ago 1 लाख की, एक्सपेक्टेड लाइफ 5 साल है, ठीक है जी। द रिटर्न ऑन वैल्यू विल हैव टू बी रिटन ऑफ नो मैटर व्हाट फ्यूचर एक्शन इज चोजन। इफ मशीन इज स्क्रैप्ड and new one purchased, 20,000 will be written off. If machine is used in production, 20,000 will still be written off. This is classified as sunk cost. मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा। आपने 1 लाख की मशीन ली, आप उस 1 लाख की मशीन को इस्तेमाल ही नहीं करते बेटा, वो फिर भी डेप्रिशिएट होगी। उसने 5 सालों में हर साल 20,000 डेप्रिशिएट होना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, याद है ना? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो 20,000 वो क्या है? अगर आप उस पर यूनिट्स बनाएं या ना बनाएं, वो संक कॉस्ट है, वो लगनी है, उससे आप बच नहीं सकते, वो लगनी है। दैट इज कॉल्ड संक कॉस्ट व्हिच हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड, जिसको आप रोक नहीं सकते। संक कॉस्ट आर इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, बट दे आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इररेलेवेंट कॉस्ट बिकॉज नॉट ऑल इररेलेवेंट कॉस्ट आर संक कॉस्ट। ठीक है जी, सारी इररेलेवेंट कॉस्ट संक कॉस्ट नहीं होती। इसके बारे में भी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आइडिया मैंने आपको देना था, वही काफी होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट मेजर्स द अल्टरनेट सैक्रिफाइस्ड और लॉस्ट व्हेन वन कोर्स ऑफ एक्शन इज अडॉप्टेड। Opportunity cost applies only to use of scarce resources. When resources are not scarce, there is no sacrifice in the use of these resources. अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपका 10,000 रुपए, उससे आप गाड़ी भी परचेज कर सकते हैं और उससे आप मोटर बाइक भी, हैवी बाइक भी परचेज कर सकते हैं, तो आप हैवी बाइक को छोड़ के गाड़ी लेंगे, तो जो हैवी बाइक आपने नहीं परचेज की वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि आपके पास पैसे कम थे। तो द बेस्ट ऑल्टरनेटिव यू हैव फोरगोन टू अचीव टू गेट अनदर ऑल्टरनेटिव, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब when alternative use of resources exist नहीं कर रहा, तो opportunity cost 0 होगी आपकी सारी बात। sunk and opportunity cost के बारे में देखते हैं। देखिए, आपने एक लीज पे शॉप ली 5,000 डाउन पेमेंट पे, उसके बाद आपने रेंट पे किया 5,000 पर एनम उस लीज पे, उसके बाद क्या हुआ? लीज कैंसिल हो गई। भाई जो इनिशियल पेमेंट आपने 5,000 दी है वो तो जाया हो गई, दैट इज योर संक कॉस्ट। रेंट जो है वो संक कॉस्ट नहीं है, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो पे करेंगे, लेकिन जो आपने इनिशियल लीज पेमेंट दी थी 5,000 की, दैट इज संक कॉस्ट। वो 4 फीट हो जाएगी, जब्त हो जाएगी अगर आप लीज खत्म भी कर देते हैं। दैट इज बेसिकली योर संक कॉस्ट। देखिए, मिस्टर जहांगीर कैन सबलेट द शॉप टू ए फ्रेंड फॉर ₹550। हम इस शॉप में ये सब खुद सेल्स करने की बजाय उसको शॉप को फ्रेंड को दे सकते हैं 550 पर मंथ पे किराए पे। ये क्या है? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इफ ही डज नॉट यूज इट बाय हिमसेल्फ, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 550 मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितनी आ रही है? अगर मैं करूं 550 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज 6,600 इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमने फोरगो की है, जो हमें छोड़नी पड़ी है। ये हमने यहाँ बात की है कि हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो है वो कौन कौन सी होती है और उन्हें हम किस तरीके से जो है वो लेकर चलते हैं। आगे चलते हैं जी। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हमारा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। बेसिक मॉडल हम क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा इसको मैं बड़ा करूं जरा जी। देखिए जी, सबसे पहली तो बात ये है कि ये जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है? अगर आपकी आउटपुट 0 भी हो तब भी आपको फिक्स कॉस्ट इनकर हो रही है, दिस इज योर फिक्स कॉस्ट। दिस स्ट्रेट लाइन इज योर फिक्स कॉस्ट। अगर आपकी आउटपुट 0 है, आप यूनिट नहीं बना रहे, तब भी आपको इतनी फिक्स कॉस्ट पड़ रही है। फिक्स कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट आप ऐड कर देंगे तो आपकी आ जाएगी टोटल कॉस्ट। सेल्स रेवेन्यू ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, क्योंकि अगर आप 0 यूनिट बना रहे हैं तो आपका रेवेन्यू भी कितना है? 0 है। जैसे जैसे रेवेन्यू यूनिट्स बेचते जाएंगे, रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, बट इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 बिकॉज व्हेन यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, योर सेल्स आर आल्सो 0। तो रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, यहां पर आपका सेल्स रेवेन्यू आपकी कॉस्ट से ज्यादा है, तो ये जो पोर्शन है ये प्रॉफिट को शो कर रहा है।
यहाँ पर आपकी टोटल कॉस्ट आपकी रेवेन्यू से ज्यादा है, ये पोर्शन सारा आपका लॉस को शो कर रहा है। इसको भी मजीद डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। देखिए जी, फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी इसमें 60,000, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी ₹10 और सेलिंग प्राइस कितनी है 20। तो मेरा सवाल है किससे, जैन आपसे, जैन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा इसमें? रिपीट कर रहा हूं जैन, सेलिंग प्राइस 20 है, वेरिएबल कॉस्ट 10 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा? 10 सर। 10। कैसे निकाला जी? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, 10 आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड कर दें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, आपके पास क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन इन यूनिट्स आ जाएगा। ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी? ब्रेक इवन यूनिट्स आपके पास आ जाएंगे। तो देखिए जी, ब्रेक इवन यूनिट्स में कैसे निकालेंगे? सेल प्राइस में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आपके पास आ गया 10। आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे अकर होता है? जहां फिक्स कॉस्ट बराबर होती है कंट्रीब्यूशन की। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पॉइंट, दिस इज 6000 यूनिट्स, आपका आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। अब हम फार्मूला पढ़ते हैं टारगेट प्रॉफिट का। लिखना है तो आपने टारगेट प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, मैं पहले लिख देता हूं आपको। अगर क्वेश्चन में उसने बताया कि टारगेट प्रॉफिट आपने फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला क्या होगा आप लिख लें, मेरी बुक में लिखा हुआ है वैसे। टारगेट प्रॉफिट का फार्मूला होता है जी, यानी आप फिक्स कॉस्ट कवर करने के अलावा आप प्रॉफिट भी चाह रहे हैं कि आपको इतना प्रॉफिट भी हो, तो आप उतनी अमाउंट फिक्स कॉस्ट में क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। बाकी हमारा फार्मूला वही रहता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आपके पास ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे कि आप इतने यूनिट्स बेचें तो आपकी फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाएगी और आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा, टारगेट प्रॉफिट भी कवर हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। यानी फिक्स कॉस्ट आपका ब्रेक इवन का फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट कवर करने के बाद आपको प्रॉफिट भी हो, तो आपको फिक्स कॉस्ट में वो टारगेट प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा और डिवाइड कर दें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो टारगेट प्रॉफिट का फार्मूला बन जाता है। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड टारगेट प्रॉफिट। सवाल में देखें जरा, पीछे आ रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी टिकट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ए टारगेट प्रॉफिट ऑफ 30,000। तो अगर आप गौर करें मोहसिन, तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी थी? पीछे चलते हैं, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 60,000। सर 60,000। टारगेट प्रॉफिट कितना है? 30,000। तो कैसे निकालूंगा? 60,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखें 60,000 9,000 आ गया आंसर। 60,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 10,000, 9,000 आपका। अगर आप 9,000 यूनिट्स बेचेंगे तो आपका फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाएगी और आपको 30,000 का प्रॉफिट भी हो जाएगा। दैट इज द फॉर्मूला फॉर टारगेट प्रॉफिट। इसको लिख लें, कोई मसला तो बेला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं आप। टारगेट प्रॉफिट निकालना भी पेपर में क्वेश्चन में आता है, तो इसका फॉर्मूला भी ये सर 3,000 आते हैं आंसर। अच्छा नहीं जी सर 9,000 आते हैं। 9,000 जी ठीक है जी। तो सर दोबारा टारगेट प्रॉफिट का लिखवाइएगा फॉर्मूला। जी लिखें जी, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये सामने आ गया। ऐसे मेरी बुक में लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी, आगे देखते हैं जी हम नेक्स्ट। अब इससे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो के बारे में हम पढ़ चुके थे। क्या होती है जी? कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स रेशो। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला देखें, प्रॉफिट बराबर होता है सेल्स रेवेन्यू इनटू कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू इनटू कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। सी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो सी ओवर एस रेशो है असल में। तो आप निकाल सकते हैं कि ब्रेक इवन सेल्स कितनी होंगी आपकी? फिक्स कॉस्ट ओवर सी ओवर एस रेशो। ये फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं ब्रेक इवन निकालने का वैल्यू में। सर जी सर ये जो सी ओवर एस है, तो कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट होता है या सेल्स की पूरी टोटल कॉस्ट आपने होती है? कल भी ये सवाल पूछा था, शायद पता नहीं किसने पूछा था। आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ओवर सेलिंग प्राइस पर यूनिट ले लें या टोटल कंट्रीब्यूशन ओवर टोटल सेल्स ले लें, बेटा एक ही बात है। ओ ये मैंने पूछा था सर। आंसर सेम आएगा। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट बाय हाउ मच सेल्स में डिक्रीज बिफोर अ लॉस अकर।
Using the above example where unit selling price is ₹20, variable cost is 10 and fixed costs are 60,000, टिकट्स ऑफ 12,000 हम बेच रहे हैं, तो हमारा बताएं कि वो कितना था, हमारा जो था ब्रेक इवन 6,000 पे था, 6,600 पे था ब्रेक इवन। तो 12,000 टिकट्स अगर आप बेचते हैं तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा, माइनस 1,20,000 डिवाइड बाई 1,60,000 इंटू 100। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जरा थोड़ी ग्राफ्स की तरफ जो है मैं आपको लेके चलता हूँ। जी ब्रेक इवन की बात करते हैं। ब्रेक इवन क्योंकि मैंने डिटेल में आपको पढ़ा दी है, इसलिए मैं ज्यादा, ये हाई ऑन लो पॉइंट मेथड याद करें, मैंने पढ़ा दिया आपको ऑलरेडी, अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा दिया आपको इसको, ठीक है। कैसे निकालेंगे सर मुझे सफी और जैनू कल सर ये दोबारा करवा दीजिए। सर मुझे भी नहीं आता भाई, अभी सामने देखो, अभी सामने देखो, सामने नजर आ रहा है। हाँ जी सर। अच्छा, वॉल्यूम और सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी दी हुई है, ठीक है जी। एक लो पॉइंट, एक हाई पॉइंट है, नजर आ रहा है आपको। लो पॉइंट में जी सर। लो पॉइंट में मोहसिन आप यूनिट्स कितने बना रहे हो, 5,000, और कॉस्ट कितनी है 22,000। और हाई पॉइंट में हाँ जी सर। और हाई पॉइंट्स में यूनिट कितनी है 10,000 और कॉस्ट कितनी है 32,000। ओके, ठीक है। अब करेंगे क्या हम, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। बताएं कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, दोनों में कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, चेंज 10,000। सर आपकी आवाज कट रही है। कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है 10,000, और यूनिट्स में कितना चेंज आ रहा है 5,000। उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। वहां से हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं जो कि कांस्टेंट रहती है, जो कि चेंज नहीं होती। तो ये मैंने आगे फॉर्मूला इसका पुट करके अप्लाई किया है। डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स, तो आपकी $2 आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब आप किसी भी कैपेसिटी पे लगा लें, एट 5,000 टोटल कॉस्ट 22,000 थी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 10,000, तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई 12,000। दूसरी कैपेसिटी पर भी यूज करके आप कर सकते हैं, यही आएगी, चेक करने। दूसरी टोटल कॉस्ट कितनी 10,000 थी, टोटल कॉस्ट थी 32,000, तो इसमें यहाँ पे ले 32,000, यहाँ पे आ जाएगा 10,000 इंटू 2 12,000, सॉरी 20,000, 32 माइनस 20,000 12,000 ही आएगी आपकी फिक्स कॉस्ट दोबारा। हाई एंड लो पॉइंट मेथड में हम बेसिकली फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट के एलिमेंट को अलग अलग करते हैं, दोनों को डिफरेंस लेते हैं। इसकी पिक्चर ले लो यार, इसकी पिक्चर ले लो, फिर आसान हो जाएगा। इसकी पिक्चर ले लो और इसकी पिक्चर भी ले लो। सर पीछे वाले भी कीजिएगा जरा, अब आगे वाले भी कीजिएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं अब हम। सर आपने इतनी ज़्यादा स्लाइड्स नहीं है। जी जी, मैंने कहा आपने इतनी ज़्यादा स्लाइड्स नहीं है। हाँ जी, बस जो है ना जरूरत पड़ जाती है, क्या करें जी। निकाले जी, सवाल आपके सामने है जी। इसका दोनों का ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के दिखाएं मुझे, एक्स का भी और वाई का भी। चलो एक्स और वाई का ब्रेक इवन पॉइंट मुझे निकाल के दिखाओ, कितना आता है। सर एक्स का 25,000 है और जी वाई बिल्कुल, का भी 25,000 है। जी बिल्कुल सही। अच्छा, और वैल्यू में, यानी वैल्यू में कितना बनेगा एक्स का और वाई का, वैल्यू में, अमाउंट में। सर वैल्यू में एक्स का बन जाएगा 1.5 लाख और वाई का बन जाएगा 3 लाख। जी बिल्कुल सही है। देखिए उसने क्या किया है, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, 4 से 25,000 आपका आ गया, यूनिट्स में मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 1.5 लाख वैल्यू में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 लाख को डिवाइड करेंगे 8 से तो 25,000 आएगा, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू में आ जाएगा आपका, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स हाँ जी हाँ जी निकल आ जाएगी। असम्पशंस हम क्या लेते हैं जी ब्रेक इवन में, इसकी पिक्चर ले लें क्योंकि ये भी थ्योरी में आपके लिए जरूरी है, पेपर में आता है कि ब्रेक इवन एनालिसिस की असम्पशंस क्या होती हैं। असम्पशंस का मतलब होता है कि हमने ये सपोज किया है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती है। हालांकि आपको पता है कि मटेरियल की प्राइसेस जो है महंगी भी तो हो सकती हैं, मटेरियल महंगा नहीं हो सकता। क्या मटेरियल की प्राइस पर यूनिट हमेशा सेम रहेगी, किसने कहा है। मटेरियल कैन बिकम एक्सपेंसिव
इन्फ्लेशन की वजह से मटेरियल की कॉस्ट बढ़ सकती है, शॉर्टेज की वजह से मटेरियल कॉस्ट बढ़ सकती है, बट वी अज्यूम इन ब्रेक इवन एनालिसिस दैट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती। फिर हम कहते हैं कि सिंगल प्रोडक्ट और कांस्टेंट सेल्स मिक्स है, आपका प्रोडक्ट एक ही बना रहे हैं और आपकी कॉस्ट एंड रेवेन्यू हैव लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का मतलब है कॉस्ट और रेवेन्यू एक ही तरह से बढ़ते और कम होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं इसकी जगह के ऊपर कि यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड आर सेम। आई रिपीट अगेन, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड आर सेम। ये हम अज्यूम करते हैं, जरूरी तो नहीं कैसा हो, लेकिन हम ऐसा अज्यूम करते हैं। आगे, प्रॉफिट्स आर कैलकुलेटेड ऑन वेरिएबल कॉस्टिंग बेसिस। हम पहले कंट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं मेरी जान, और फिर निकालते हैं प्रॉफिट। हालांकि जरूरी तो नहीं है भाई, कंट्रीब्यूशन तो कोई चीज ही नहीं होती, सेल में से कॉस्ट माइनस करें प्रॉफिट जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं ब्रेक इवन में, पहले सेल्स में से माइनस करते हैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, फिर निकालते हैं कंट्रीब्यूशन, फिर माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, फिर आता है प्रॉफिट। अजम्पशन लेते हैं ना, इसीलिए फिर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है विद इन ए रेलेवेंट रेंज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती विद इन ए रेलेवेंट रेंज। ठीक है जी, फिक्स और वेरिएबल को आपस में डिवाइड करना जरूरी नहीं कि एक्यूरेटली डिवाइड हो, गलत भी डिवाइड हो सकता है। शॉर्ट टर्म होराइजन पे ये एक्सेप्टेबल है, लॉन्ग होराइजन पे आपकी फिक्स कॉस्ट टोटल में भी चेंज आती है। जैसे मैंने बताया था स्टेप फिक्स कॉस्ट के वाले से, स्टेप फिक्स कॉस्ट चेंज हो सकती है। एक कमरे में कितने बच्चे पढ़ा लेंगे आप, तो आपको दूसरा कमरा किराए पे लेना पड़ेगा एट द एंड, तो आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक हो गई जी बात। तो आगे देखते हैं, अब हम नेक्स्ट के एक सवाल के ऊपर चलते हैं। जी ये सवाल है जी, ये सवाल जो सामने आपके आ रहा है, ये बच्चों ने गलत सॉल्व किया था पेपर में। सर वो क्यों? बच्चों ने गलत सॉल्व इसलिए किया था स्मार्क कि यार इसमें उन्होंने कर दिया ब्रेक इवन निकाल दिया ईयर का। जरा सवाल देखें क्या कह रहा है, कैलकुलेट मंथली ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू। भाई मंथली ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, आपने साल का नहीं निकालना। फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 20 माइनस 15, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया 5, फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी 80,000, गलत कितनी आएगी सर 80,000 को 12 से डिवाइड कर देंगे। जी करो, 80,000 को डिवाइड करेंगे 12, सर 8,000 है, नहीं है 8,000 है। 8,000 नहीं आएगा मेरे भाई सर ये 6,666 आएगा। जी। उसको डिवाइड करेंगे 5 से तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आता है जो क्या आएगा 13,333 समथिंग आता है। ये बजटेड फिक्स कॉस्ट 30,000 की, यार सॉरी 80,000 की नहीं। तो 30,000 को डिवाइड करें 12 से और फिर सॉल्व करके बताएं कितना आ रहा है। सर 2500 आता है। 2500 को फिर डिवाइड करें 5 से तो कितने यूनिट्स आ गए, 500 यूनिट्स आपका ब्रेक इवन पॉइंट। सर ये कैसे निकाला है? कैसे निकाला है बताता हूं मैं आपको। बेटा पहले 30,000 को डिवाइड करो 12 से, ये आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, मंथली फिक्स कॉस्ट 2500। अब फार्मूला आपका होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही फार्मूला होता है ना आपका। तो मंथली फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 2500 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, तो 500 यूनिट्स 500। आपके आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। ओके बात समझ आ गई जी? जी सर। कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हमने सीखना है कि ब्रेक इवन चार्ट, ब्रेक इवन चार्ट 2023 में आप हमारे कोर्स में से निकल गया है 2023 में, लेकिन अभी तक फिलहाल कोर्स में है। दिस इज बेसिकली फिक्स कॉस्ट बिकॉज इट विल रिमेन फिक्स्ड विद इवन द प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। आप 500 यूनिट बनाएं तब भी फिक्स्ड है, 1000 बनाएं तब भी फिक्स्ड है। इसमें आप वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर देंगे तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और जहां पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर होगा, ये आपकी क्या आ गई टोटल रेवेन्यू कर्व, दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है जी, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। ये कहलाते हैं आपके ब्रेक इवन यूनिट्स। ये आपकी ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू आ जाएगी, बल्कि आई शुड राइट हियर जस्ट अ मिनट, इन डॉलर्स वैल्यू में है ना। ठीक है जी, और
ये आपका लॉस का एरिया है, ये आपका प्रॉफिट का एरिया। ठीक है ना? क्यों सर? क्योंकि इस पॉइंट पर आप देखें कि आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा है, और यहां पे आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है, तो ये लॉस का एरिया, वो प्रॉफिट का एरिया। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। ये ब्रेक इवन यूनिट्स है, ब्रेक इवन आपकी सेल्स है। अच्छा, अब अगर आप फर्ज कर लें आप 10,000 यूनिट्स यहां बेच रहे हैं और ब्रेक इवन आपका 6,000 पे हो रहा है, तो दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये जो एरिया है, ये एरिया, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ओहो, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका, और इसकी अमाउंट कैसे निकालूंगा मैं? 10,000 माइनस 6,000, तो 4,000 आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। राइट हो गई बात? बताएं, इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं, समझ आई आपको इसकी? यस सर। बस यहीं तक हमने आज पढ़ना था। यहाँ तक किसी को मसला है तो मैं दोबारा बता दें। अब इससे आगे ब्रेक इवन पॉइंट से ब्रेक इवन चार्ट से आगे मैं चलूंगा इंशाल्लाह। सर ये No, मार्जिन sir. ऑफ सेफ्टी कब बताइएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखो हमजा, एक्चुअल सेल्स जो है वो आपकी ये है, एक्चुअल सेल 10,000 है,